दोस्तों, किसान एग्रीटेक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वी.के. पोर्सवाल एग्रोनॉमिस्ट, जो समय समय पर आप लोगों के लिए कृषि संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं और अपने यूट्यूब चैनल किसान एग्रीटेक स्कूल पर इसको मैं डालता रहता हूं। तो आप लोगों का जो इसके प्रति रेस्पॉन्स है, जो आपने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, जो मेरे वीडियो को आप लाइक करते हैं, इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और ये एक तरह से मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे इस चैनल के लिए, ताकि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, किसान भाई और विशेषकर कृषि छात्र, जिनके लिए बहुत उपयोगी है। तो समर सीजन में मूंग की खेती कैसे करें, इस विषय को चुना है आज हमने। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, विषय में जाने से पहले मैं एक आपको बता दूं, दालों का क्या महत्व है हमारे यहाँ देश में। हमारे जो जो हम भोजन लेते हैं उसमें दालों का बहुत बड़ा रोल है। खासकर संतुलित भोजन की जब बात करते हैं तो इसमें दालों को स्थान दिया जाता है, क्योंकि दालें एक प्रोटीन का भंडार है। दाल एक प्रोटीन का स्रोत है जो इंसान को या मनुष्य को उसके भोजन के द्वारा मिल जाता है। जो लोग विशेष तौर पर जो शाकाहारी हैं उनके लिए तो एक यही दाल है जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। बाकी जो लोग मांसाहारी हैं या नॉन वेज हैं उनके लिए तो अन्य स्रोत भी हैं, जैसे अंडा है या मीट है, उससे भी आप प्रोटीन ले लेते हैं। लेकिन जो भाई शाकाहारी हैं उनके लिए दाल के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है कि भाई दाल के अंदर प्रोटीन है, इसको भोजन में शामिल किया जाता है। तो हमारे देश में जैसा कि आप देख रहे हैं, दालों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी कीमतें भी बहुत आसमान को छू रही हैं। आजकल आप देख रहे हैं दालों के भाव जो चल रहे हैं बहुत महंगे हैं और हर आदमी की जो एक आम आदमी है उसकी पॉकेट पर ये काफ़ी बोझ पड़ रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए दो ही टेक्निक हैं कि भाई दालों की पूर्ति या दालों को सस्ता कैसे किया जाए। एक तो है इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, दूसरा है इसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए। क्षेत्रफल बढ़ाना तो हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है। हम इसके लिए टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं कि भाई इसको इंटरक्रॉपिंग करें अन्य फसलों के साथ, अंतर फसली योजना के द्वारा, और या फिर इसके जब शुद्ध खेती का भी क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम नई तकनीकों को अपनाते हुए इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार को बढ़ाया जाए। जितनी आप दालों को पैदा कर रहे हैं या जितना आच्छादित क्षेत्र है अंडर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, उसी क्षेत्र में हम नई नई तकनीक को अपनाकर या एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गर्मियों में मूंग की खेती कैसे करें, ग्रीष्मकालीन मूंग। सबसे पहले बात आती है जलवायु की। क्लाइमेट किस प्रकार का चाहिए। इसको गर्म जलवायु चाहिए जहाँ पर 60 से 75 मिलीमीटर वर्षा होती है। वो जलवायु इसके लिए बहुत अच्छी है, गर्म जलवायु में होता है ये। ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, ज़्यादा बारिश होती है, इससे ऊपर बारिश होती है, तो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर बात आती है मिट्टी की, सॉइल। किस प्रकार की ज़मीन इसको चाहिए, किस प्रकार की भूमि चाहिए। ज़्यादातर सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन जो इसके लिए फेवरेबल सॉइल्स हैं वो हैं बलुई दोमट और रेतीली सैंडी सॉइल। इन ज़मीनों में ये अच्छी तरह उगाया जाता है। जल की निकासी अच्छी तरह होनी चाहिए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके खेत में पानी ठहरता है तो मूंग की खेती नहीं की जा सकती। तीसरा फिर बात आती है खेत की तैयारी, फील्ड प्रिपरेशन। पहली जुताई हैरो या मिट्टी पलट हल से करने के बाद इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करें, और कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें, और अंतिम जुताई से पहले इसमें पाटा जरूर लगाएं या लेवलर लगाएं, ताकि खेत समतल हो जाए। इस समतल खेत में ही मूंग की खेती हमें करनी है। अब बात आती है कि भाई प्रजातियां कौन सी सेलेक्ट की जाएं, जो वेराइटीज़ हैं, क्योंकि वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारी वेराइटी हैं मूंग की। वैज्ञानिक लोगों ने इस पर काफ़ी अनुसंधान किया है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वेराइटी हैं वो मैंने इस तालिका में, इस टेबल में दी हैं, और उनकी विशेषताएं दी हैं, कितना ड्यूरेशन है, कितनी पैदावार देती हैं, और कोई अन्य स्पेशलिटीज़ है इनके अंदर या अन्य विशेषता है तो वो भी हमने इसमें दिया हुआ है।
तो आइए प्रजातियों के बारे में बात करते हैं विस्तार से। ये पहला कॉलम है प्रजाति का नाम, फिर उसकी फसल अवधि, कितने ड्यूरेशन की वैरायटी है ये, उसके बाद इसका यील्ड लेवल क्या है, कितने क्विंटल देती है एक हेक्टेयर में पैदावार। उसके बाद आता है कोई अदर स्पेशलिटी यदि हैं, कोई अन्य विशेष बातें यदि इसके अंदर हैं, विशेषताएं हैं, तो वो यहाँ पे इस कॉलम में लिखी गई हैं। सबसे पहले आती है पूसा बैसाखी नंबर 1। ये वैरायटी 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका यील्ड लेवल जो है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसके जो पौधे हैं वो अर्ध फैले होते हैं, ज़्यादा नहीं फैलते हैं, बहुत कम फैलने वाले पौधे होते हैं, जिससे कि जल्दी पक भी जाती है और ये एक बार में ही पूरी फसल कट जाती है सिंगल कटिंग में। फिर आए मोहिनी S8। मोहिनी जो है ये भी वैरायटी अच्छी है। 70-75 दिन में, थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन ज़्यादा है, 10-15 दिन, और ये 10 से 12 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टर देती है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति, जो पीला मोजेक आता है येलो वायरस वेन, उसके लिए प्रति सहनशील है, वैसे टॉलरेंस है उसके लिए, टॉलरेंस ही है इसके अंदर। उसके बाद वैरायटी है फिर G15। ये एक वैरायटी है जो 65 दिन में पककर तैयार होती है। इसका यील्ड लेवल काफ़ी अच्छा है। इस वैरायटी को हम रिकमेंड करते हैं कि 12 से 15 क्विंटल पैदावार देती है। इसका ड्यूरेशन भी 65 दिन है और 65 दिन में 12 से 15 क्विंटल का जो यील्ड लेवल है बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी टॉलरेंट है YVMV के लिए, येलो वेन मोजेक वायरस के लिए ये भी टॉलरेंट है। पंत मूंग 1, ये 65 दिन की वैरायटी है, 10 से 12 क्विंटल इसका यील्ड लेवल है। उसके बाद पंत मूंग 2, जो कि 60-65 दिन में पकती है, 10 से 12 क्विंटल तक पैदावार इससे मिल सकती है। पंत मूंग 4, जो कि 65 से 70 दिन में पकती है और 10 से 12 क्विंटल इसका यील्ड लेवल है। ये भी रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट टू YMV और पाउडरी मिल्ड्यू। अब यहाँ दो बातें हैं, टॉलरेंट और रेसिस्टेंट, इनका अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस और रेसिस्टेंस में डिफरेंस ये है कि भाई टॉलरेंस तो वो है कि भाई जो वायरस वातावरण में है, वो यदि वायरस उस पौधे के अंदर आ गया तो उसको सहन कर लेती है, वायरस आने के बाद भी ये वैरायटी पैदावार दे सकती है। एक होता है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट वो वैरायटी होती हैं जो वायरस को अपने अंदर आने ही नहीं देती, उनका कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर, और वो उनको रेसिस्टेंट बोलते हैं। रेसिस्ट का मतलब रोकना, थामना किसी चीज़ को। तो ये वायरस को रेसिस्ट करती है, रोक देती है, वहीं अपने ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है वायरस का इस वैरायटी में। तो ये रेसिस्टेंट वैरायटी है, ये टॉलरेंस वैरायटी है। टॉलरेंस वो जो सहनशीलता जिनकी ज़्यादा है, ये रेसिस्टेंट है जो उसको वायरस को रेसिस्ट करती है। RMG62, एक वैरायटी ये है RMG62, जो 60-65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 10 से 12 क्विंटल इसकी पैदावार है प्रति हेक्टेयर और ये YVMV के लिए टॉलरेंट है, सहनशील है, टॉलरेट कर लेती है उसको, येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति। एक वैरायटी सुनैना है, जो कि ग्रीष्मकालीन के लिए, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है सुनैना। 60 दिन में कुल पक जाती है ये, इसका ड्यूरेशन भी कम है और इसकी पैदावार 12 से 15 क्विंटल है। बहुत अच्छी पैदावार देती है, ग्रीष्म मौसम के लिए बहुत उपयुक्त है। इसको इसलिए निकाला गया है, समर सीजन के लिए ही इसको निकाला गया है। जो वैरायटी रिलीज हुई है ये, इसका पर्पज यही है। तो नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है नरेंद्र मूंग 1। ये वैरायटी 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 12 से 15 क्विंटल इसकी पैदावार है प्रति हेक्टेयर और ये भी टॉलरेंट है YVMV के लिए, येलो वेन मोजेक वायरस के लिए। फिर वैरायटी है कृष्णा 11। ये 65-70 दिन में पकती है, 10 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है, इसका लेवल ये है। नेक्स्ट वैरायटी वर्षा है, 55 से 60 दिन में पक जाती है, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार आती है। उसके बाद वैरायटी है PS16, 60 से 65 दिन में पक जाती है, 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी पैदावार है। उसके बाद वैरायटी है K851, ये कल्याणपुर से निकली है और जो कल्याणपुर में दलहन ICR का जो रिसर्च सेंटर है,
रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर दलहन के लिए, कल्याणपुर में। तो वहाँ से ये वैरायटी ली हुई है, 60-65 दिन में पकती है और 12 से 15 क्विंटल पैदावार है। बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई है ये भी, खासकर दोनों क्रॉप में हो जाती है ये, खरीफ और रबी दोनों के लिए है। फिर PDN 54 एक वैरायटी है PDN 54, ये 70 से 75 में पकती है और 12 से 15 क्विंटल इसकी पैदावार है 1 हेक्टेयर में। तो दोस्तों ये मैंने कुछ प्रजातियों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि भाई आप इसमें से कोई भी वैरायटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अवेलेबिलिटी के, उपलब्धता के हिसाब से, जहाँ पे जो उपलब्ध हो रही है इनमें से कोई वैरायटी आप सेलेक्ट कर लें। कोशिश करें कि आप सुनैना और G15 को, इनकी हाईएस्ट यील्ड है और पैदावार भी इनकी अच्छी है। पैदावार तो है ही, लेकिन ड्यूरेशन भी इसका कम ही है दोनों का, और यील्ड में भी अच्छी हैं दोनों वैरायटी। और जहाँ पर पीला रोग ज़्यादा आता है वहाँ के लिए ये जो आपका रेसिस्टेंट वाली पंत मूंग 4 और एक आप RMG 62 ये वैरायटी आप देखें कि इसमें जिसमें टॉलरेंसी या रेसिस्टेंट है वो वैरायटी ज़्यादा सेलेक्ट करें। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो है ये रोग ज़्यादा आते हैं। इसलिए ये देख लें अपना वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। यदि समर है तो ड्राई रहता है, शुष्क रहता है ज़्यादातर, पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के लिए वो वैरायटी सेलेक्ट करें जो रेसिस्टेंट है या टॉलरेंट है वायरस के लिए। उसके बाद आती है बात बीज दर की। नंबर 5, बीज दर, सीड रेट। सीड रेट का मतलब कितनी मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फल में पड़ेगी। तो 20 से 25 केजी मूंग का बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है समर सीजन में। खरीफ में कम हो जाता है, खरीफ में जो है आप जो है इसको 15 किलो बीज भी काफ़ी हो जाता है, 15-20 किलो बीज, लेकिन समर में ज़्यादा बीज डाला जाता है। उसके बाद बीज को उपचार कैसे करते हैं। बीज को उपचार जरूर करना चाहिए मूंग की फसल में, क्योंकि मूंग के बीज में यदि आप बीज उपचारित कर लेते हैं तो इसके जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो इसकी जड़ों में पहुंच जाते हैं और बीज उपचारित करने से बीज में कुछ बीमारियां भी कम आती हैं और इसकी पैदावार की क्षमता बढ़ जाती है। ये ज़्यादा नाइट्रोजन इकट्ठी करके देते हैं पौधे को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के राइजोबियम कल्चर हैं, ये बैक्टीरिया हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं ज़मीन में जाके। इनके उपचार करने की विधि है कि राइजोबियम कल्चर आप ले लें, 250 ग्राम का पैकेट आता है। इसमें यदि आप 1 हेक्टेयर के लिए बीज उपचारित कर रहे हैं 20-25 किलो, तो इसमें 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर लगेगा। और इसका बनाने का तरीका ये है, इसको उपचार करने का तरीका है कि 250 ग्राम गुड़ लें आप। उस 250 ग्राम गुड़ को एक पानी में घोलें, पानी में घोल कर उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इस घोल को ठंडा कर लें, बिल्कुल ये ठंडा हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें कल्चर मिलाया जाए ठंडे घोल में। गर्म घोल में यदि आपने कल्चर डाल दिया तो जो उसके बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, वो घोल किसी काम का नहीं रहेगा, वो अनुपयोगी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो जो गुड़ का घोल आपने गर्म किया है, बॉईल किया है, उसको बिल्कुल ठंडा होने दें। जब वो नॉर्मल हो जाए तब उसमें गुड़ मिलाया जाए। इस बने हुए घोल को, कल्चर के बने हुए घोल को, वो जो 25 किलो बीज है उसमें आप पानी छिड़कें और उसको हाथ से मिला दें, उसकी एक परत बन जाएगी। तो जब आप इसकी परत बना लेंगे उसके बाद इसको छाया में सुखा दिया जाता है, छाया में डाल दें थोड़ा सूख जाए और इसकी बुआई उसके बाद करें। तो ये बीज उपचारित करने का तरीका है। अब बात आती है बुआई का समय। समर में जायद में जो बुआई होती है मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है और अप्रैल के लास्ट तक इसको, या अप्रैल के तृतीय सप्ताह तक, 3rd वीक तक भी आप इसको बो सकते हैं। तो ये उपयुक्त समय रहेगा इसके लिए बुआई का, जिससे आप संतोषजनक पैदावार ले सकते हैं। नंबर 8, बुआई की विधि। बुआई की जो विधि है वो ये है कि एक तो है कि यदि आप लाइन में बो रहे हैं, शुद्ध फसल ले रहे हैं, शुद्ध फसल यदि ले रहे हैं इसकी, तब तो आप रो टू रो, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी, प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। और 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज बोया जाएगा, बीज बो देना चाहिए। फिर इसमें एक इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं।
यदि आप शुद्ध फसल नहीं ले रहे हैं और इंटरक्रॉपिंग के रूप में फसल ले रहे हैं तो इसको गन्ने के साथ बो सकते हैं, गन्ना प्लस मूंग। इसमें 2 पंक्ति गन्ने की और 2 पंक्तियों के बीच में 1 पंक्ति जो है आप उसकी ले सकते हैं, मूंग की। कपास में भी कपास प्लस मूंग, कॉटन में भी मूंग बो सकते हैं, इसमें भी वही रेशो रहेगा, 2 पंक्तियों के बीच में 1 पंक्ति जो है आप मूंग की ले सकते हैं। तो ये तो इसके बुआई की विधि हो गई। एक होता है रिले क्रॉपिंग। मूंग को अधिकतर आप रिले क्रॉपिंग के रूप में बो सकते हैं। रिले क्रॉपिंग उसको कहते हैं यदि आपको थोड़ा सा इसको अगेती करना है या इसको समय बचाना है फसल को लेने में, तो समय को बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो आपकी खड़ी फसल है, जब वो पकने को तैयार होती है 5-10 दिन में जैसे हार्वेस्ट हो जाएगी और खेत में नमी प्रॉपर होनी चाहिए, उस वक्त इस बीज को बखेर दिया जाता है, उसके अंदर बीज की बुआई कर दी जाती है, चाहे वो लाइन में है चाहे वो बखेरने की विधि है, ब्रॉडकास्टिंग है। तो जब तक आपकी मुख्य फसल जो प्रीवियस क्रॉप है, जब तक वो पक के आती है या हार्वेस्टिंग के स्टेज में आती है, तो इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, जो आपने सेकंड क्रॉप जो लेनी है कहलाता है। मतलब पहली फसल कटी नहीं है, आपने दूसरी फसल उसके बीच में बो दी, तो ये रिले हो गया, रिले क्रॉपिंग। आती है बारी खाद और उर्वरक की। यहाँ पे खाद दी है हमने, गोबर की खाद 5 से 10 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। मैन्योर, खाद और उर्वरक में फ़र्क होता है। खाद जब बोलते हैं तो इसका मतलब मैन्योर, खाद मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद और मुर्गी की खाद, मुर्गी पोल्ट्री खाद, ये सब, या वर्मी खाद, ये सब कहलाते हैं मैन्योर, ये खाद के अंतर्गत आते हैं। जब बात आती है फर्टिलाइजर की, उर्वरक की, वो अलग चीज़ें हैं, वो यूरिया, डीएपी, एसएसपी, अमोनियम सल्फेट, ये सब, कैल्शियम सल्फेट, वो सब उर्वरक हैं। तो अधिकतर लोग आम भाषा में सबको खाद बोल देते हैं, जबकि खाद का मतलब है मैन्योर। मैन्योर का मतलब देसी खादें, चाहे वो ग्रीन मैन्योरिंग है और चाहे वो कंपोस्ट खाद है और चाहे वो आपकी फार्म यार्ड जो होती है। फार्म यार्ड का मतलब जो जहाँ पे आपके पशु बनते हैं उसके नीचे जो खादें इकट्ठी होती रहती हैं, गोबर इकट्ठा होता है, इसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, गोबरी खाद को। पोल्ट्री लिटर भी होता है, पोल्ट्री लिटर जब आप इकट्ठी करते हैं तो वो बहुत बड़ी खाद है, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसके बाद बारी आती है पोषक तत्व एवं उर्वरक। मैंने एक तालिका बनाई है, टेबल है, देखिए आप। नाइट्रोजन, ये प्रति हेक्टेयर है, आप देखिए, प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 20 kg, फास्फोरस 40 kg, पोटास 20 kg। इसको यदि फर्टिलाइजर फॉर्म में हम लिखें तो ये कैलकुलेशन आती है। अधिकतर लोग क्या है, लिटरेचर में लिख देते हैं NPK, ये बात किसान की समझ में नहीं आती है। आपने पोषक तत्व लिखे हैं, इनको कैलकुलेट करना आसान नहीं है, किसान नहीं कर पाएगा इसको, आम आदमी। इसको जो टेक्निकल लोग हैं वो तो कर लेते हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, जो भी लिटरेचर लिख रहे हैं लोग किसानों के लिए, उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ उर्वरक की मात्रा भी कैलकुलेट करके लिख दें, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है। यदि आप एसएसपी के साथ बो रहे हैं, 2 कंडीशन है यहाँ, देखिए। जब आप एसएसपी के साथ मूंग बो रहे हैं तो ये मात्राएं लगेंगी, और यदि आप डीएपी के साथ मूंग बो रहे हैं तो ये मात्राएं ये लगेंगी। 20 किलो नाइट्रोजन देनी है तो हमें 42.5 42.5 kg यूरिया लेना पड़ेगा, और फास्फोरस के लिए हमें 40 किलो फास्फोरस देनी है, 40 kg फास्फोरस देनी है, तो हमें 250 kg 250 kg सिंगल सुपर फास्फेट लेना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर। यदि हम पोटास दे रहे हैं 20 किलो, तो 20 किलो पोटास के लिए हमें 32.5 kg MOP देना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये तो हो गया एसएसपी के साथ कॉम्बिनेशन। अब एसएसपी नहीं है, मान लीजिए डीएपी के साथ बो रहे हैं, तो यूरिया की मात्रा केवल 10 किलो रह जाएगी, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन जा रही है। उसके बाद फास्फोरस के लिए हमें 87.5 kg डीएपी लेना पड़ेगा, पर हेक्टेयर डोज है ये सब, ये लिखा है। और यदि पोटास देनी है, पोटास की तो मात्रा वही रहेगी जो उसमें थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पोटास है वो तो स्थिर है एक जगह,
और एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जितनी भी हमारी दलहन फसलें हैं, इनमें नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। ज़्यादा नाइट्रोजन से क्या होगा, एक्सेस नाइट्रोजन होने पर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और फ्लावरिंग कम आएगी, पॉड फॉर्मेशन कम होगा, फलियाँ कम बनेंगी और कभी-कभी तो बनती भी नहीं है। ऐसा भी होता है जब ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें नाइट्रोजन बहुत कम डालें, कम मात्रा में। जैसे हमने केवल 10 किलो यूरिया लिया है केवल यहाँ पर, एक हेक्टेयर में, और ये फास्फोरस लिया है इतना, डीएपी, ये हमने म्यूरेट ऑफ पोटाश लिया है। इस तरह यहाँ पे 1 हेक्टेयर के लिए हमने 42.5 किलो 42.5 kg यूरिया लिया है ओनली। और ये जो हमने लिया है 250 kg सिंगल सुपर फास्फेट लिया है, इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, केवल इसके अंदर फास्फोरस और सल्फर 2 चीज़ें जा रही हैं। पोटास 20 kg देना है तो 32.5 kg पोटास लिए। इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत ध्यान रखा जाता है। दलहन फसलों में ज़्यादा एक्सेस जो फर्टिलाइज़र है वो नुकसान करता है दलहन फसलों में। इसमें ग्रोथ हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। फ्लावरिंग कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ पॉड्स कम हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है सिंचाई की। यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो आप यह 3 या 4 सिंचाई कर सकते हैं। तो उसको हमने लिया है कि भाई किस स्टेज में हमें सिंचाई करनी चाहिए, इसका भी एक समय होता है। जो पहली सिंचाई है वो बुआई के 15 से 20 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद कर देनी चाहिए और तीसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। और यदि आपके पास सिंचाई का साधन है तो चौथी सिंचाई भी आप कर सकते हैं, जो कि 55 से 60 दिन के आसपास, क्योंकि उस वक्त तक तो फसल आपकी पकनी शुरू हो जाती है, पक जाती है लगभग, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि आप देखें कि नमी की कमी है ज़्यादा ही, जहाँ सैंडी सॉइल है वहाँ चौथी सिंचाई भी की जा सकती है। तो ये इरिगेशन हो गया। इरिगेशन सिंचाइयाँ कैसे की जाती हैं। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण 2 तरीके से किया जाता है। एक तो मैनुअल, हाथों के द्वारा, उसमें खुरपी से या कुदाल से कर सकते हैं। दूसरा केमिकल कंट्रोल, जो कि रासायनिक विधि है। इसमें पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर 500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 24 से 36 घंटे के अंदर, बुआई के बाद 24 से 36 घंटे के अंदर ये इसका छिड़काव कर देना चाहिए। ये प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट है, जो जमने से पहले ही वो खरपतवार वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और यदि आप ये प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप में आप खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, तो 20 से 25 दिन बाद स्टैंडिंग क्रॉप में, खड़ी फसल में, इमेंजी थाई पर एक वीडीसाइड है, जिसकी 750 ml को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर की डोज है ये जो वीडीसाइड है इमेंजी थाई पर। 750 ml 750 ml की मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है इंसेक्ट कंट्रोल की। दलहन फसलों में इंसेक्ट भी बहुत आते हैं। उस वक्त जो है गर्मी के दिन होते हैं, तो जितना भी इंसेक्ट, वो जो क्रॉप हार्वेस्ट हुई है आपकी पोटैटो की और व्हीट क्रॉप हार्वेस्ट हुई है, मटर, उसके बाद जो इंसेक्ट वहाँ पे है जंगल में, जो भी है फील्ड में, उसका अटैक, उसको यही फसल मिलती है, फिर दलहनी फसलें या जो भी स्टैंडिंग क्रॉप है उनके ऊपर अटैक आ जाता है। ये इंसेक्ट प्रेशर जो है फिर इन दालों के ऊपर आता है, दाल की फसलें या जो भी और अन्य फसलें हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो दीमक है, दीमक का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अंतिम जुताई से पहले बुआई के समय ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुनाल्फास एक दवा है, जो इसका 1.5% का डस्ट जो है 20 से 25 किलो की मात्रा में खेत में मिट्टी में मिला दिया जाता है, बखेर दिया जाता है और जुताई कर दी जाती है, अंतिम जुताई। या क्लोरोपाइरिफास पाउडर एक आता है, यदि आप इसका पाउडर जो है आता है 20 से 25 किलो डस्ट, इसकी भी आप जमीन में डाल सकते हैं। दूसरा इंसेक्ट है कटवर्म, कातरा कहते हैं इसको। इसका लार्वा अवस्था बहुत हानिकारक है और जो पत्तियों को काटता है, पत्तियों को खाता रहता है।
इसके लिए कुनाल्फास 1.5% का पाउडर आता है, या मिथाइल पैराथियान पाउडर मिल जाए, उसके पाउडर को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डस्टिंग करें। डस्टर से या किसी भी हाथ से भी कर सकते हैं, राख में मिला के, यदि डस्टर उपलब्ध नहीं है। वैसे तो डस्टर से करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। उसके बाद है फुदका, हरी मक्खी, सफ़ेद मक्खी, एफिड, ग्रीन फ्लाई और वाइट फ्लाई। ये भी उसके मूंग के ऊपर, मूंग की फसल के ऊपर अटैक करते हैं। इसके लिए मोनोक्रोटोफास एक दवाई है जिसकी जो पावर है 36 WAC, या मिथाइल डिमेटॉन एक दवा है, इंसेक्टिसाइड है 25 EC की। इसको 1.25 लीटर 1.25 लीटर को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। फिर आता है पॉड बोरर, फली छेदक कीड़ा। मोनोक्रोटोफास इसके लिए 36 WAC 500 ml पर हेक्टेयर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या कुनाल्फास एक इंसेक्टिसाइड है, इसका 1.5% का, या मेलाथियोन पाउडर 20 से 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद आते हैं जैसिड, रस चूसने वाले कीड़े भी आते हैं। ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं मूंग की फसल को। इसके लिए एमिडाक्लोपिड एक दवा है एमिडाक्लोपिड, जिसकी 200 ml की मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, ताकि ये जैसिड्स जो है ख़त्म हो जाए। अब बात आती है बीमारियों की, डिजीज़। अभी तक तो इंसेक्ट कंट्रोल चल रहा था, अब डिजीज़ आ गए। ये तो कीट हो गए, ये बीमारियां हो गई। बीमारियां फंगस और वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, ये दो बीमारियां हैं जो आती हैं। सबसे पहले आता है धब्बेदार जीवाणु रोग, स्पॉट वायरस कहते हैं इसको, जो कि सर्कोस्पोरा साइनेंसिस या सर्कोस्पोरा क्रिएंटा के द्वारा पैदा होता है। ये दो वायरस हैं जिनके द्वारा ये रोग पैदा होता है। विषाणु रोग है, वायरल डिजीज है। इसका लक्षण ये है कि पत्ती के किनारों पर धब्बे बनते हैं सबसे पहले, और ये धब्बे अंदर की तरफ, पत्ती की तरफ बढ़ते रहते हैं और पूरी पत्ती कवर कर लेते हैं, पूरी पत्ती फैल जाते हैं, और फसल जो बिल्कुल बीमार हो जाती है और पैदावार नहीं मिलती है। इसके लिए एग्रीमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन की 200 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए, तो किसी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। फिर है पीत शिरा मोजेक रोग। ये येलो वेन मोजेक वायरस होता है। ये बहुत खतरनाक रोग है मूंग की फसल में। इससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, बाद में सूख जाती हैं, और ये मोजेक है। इसकी जो ये आता कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से होती है? यदि खेत में वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी है पहले से ही, तो ये मक्खी ही इस वायरस का कारण है। क्योंकि मक्खी जो है वो जो जूस चूसती है, कुछ जूस पत्तों पे गिरा देती है, और पत्तों पर जो जूस गिरा हुआ है, वातावरण में जो वायरस घूम रहा है, वो अपने भोजन की तलाश में, उसको यही भोजन मिलता है जो पत्तों के ऊपर ये इस मक्खी ने डाल दिया है, और ये वायरस इस पत्तों के ऊपर आके बैठ जाता है, और ये उन पत्तियों पर अटैक करता है। तो इस फर्स्ट स्टेज पे ही इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो सफ़ेद मक्खी हमने यहाँ बताई है, ये कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है, तो ये रोग नहीं आएगा, इसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। यदि आपने वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लिया, तो ये YVMV येलो वेन मोजेक वायरस आने के चांस बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम। इसके लिए यदि ये रोग आ जाए तो इसके लिए डाइथियोमेट 750 ml 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर की लिए है ये दवाई। या फिर इमिडाक्लोपिड है जो दवा, वो सफ़ेद मक्खी के लिए या फ्लाइज के लिए है। उसको जो है, इसका जो कंसंट्रेशन है ये है 17.8 पावर है इसकी है SL। 200 ml दवा को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें 1 हेक्टेयर में। उसके बाद आता है तना झुलसा रोग, स्टेम ब्लाइट आता है। इसके लिए मैनकोजेब बीज को उपचारित कर लेना चाहिए पहले ही। ये यदि आपने मैनकोजेब से बीज को उपचारित कर लिया, 2 ग्राम
दवा लगती है 1 किलो बीज में। इस हिसाब से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज उपचारित करने का तो आपको मेथड, एक तो देसी मेथड है, यदि आपके पास ड्रम नहीं है, मशीन नहीं है। देसी मेथड ये है कि आपने एक कोई घड़ा ले लीजिए मिट्टी का मटका, उसमें जो घोल बना के मैंकोजेब या दवाई का उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसमें मूंग का बीज डाल दीजिए और उस घड़े को जो बंद करके, उसका मुंह बंद करके आप घुमा सकते हैं। तो वो जो है, इसका मैं आपको एक मेथड दिखा देता हूँ। एक मिनट, मेथड है, ड्रम है। यदि ड्रम उपलब्ध नहीं है तो आप ये मटका ले सकते हैं। मटका लेके आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह भी आप बीज को उपचार कर सकते हैं। इसमें थीरम 2 ग्राम प्लस बावस्टीन 1 ग्राम लेकर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, जितने किलोग्राम बीज है, तो यदि एक बार में आप जैसे 20-25 किलो बीज नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें 5-5 किलो की मात्रा भी कई बार में कर सकते हैं। और यदि आपका ड्रम है तो ड्रम में तो 20 किलो 25 किलो बीज आ जाता है, उसको एक ही बार में कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको तरीका, बीज उपचारित कैसे करें। बीज उपचार करना भी एक समस्या हो जाती है गाँव में कभी कभी। जब ये बीज उपचार हो जाए तो इसे छाँव में सुखा देना चाहिए और छाँव में सुखा के फिर इसको बुआई के लिए लेना चाहिए। का जो मैंने बताया कि भाई इसको बीज को उपचारित करना है, स्टेम ब्लाइट जो है। और बुआई के, यदि आप खड़ी फसल में उपचार करना चाहते हैं तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद, बुआई के 30 से 35 दिन बाद 2 kg मैनकोजेब को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। ये जो मात्राएं दी हैं 1 हेक्टेयर के लिए दी है। तो ये कुछ बीमारियां थी और ये इंसेक्ट कंट्रोल और बीमारियां, ये सब कवर हो गया है। अब फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई जो है, आप एक तो स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग होती है, एक होती है वन टाइम हार्वेस्टिंग। सारी फसल आपने एक बार काट ली। स्टैगर हार्वेस्टिंग उसको कहते हैं जैसे जैसे फलियां पकती रहती हैं आप उसको तुड़ाई करते रहते हैं और जो कच्ची फलियां उनको पकने का इंतजार करते हैं। इसको स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रकार टमाटर में भी होता है या अन्य फसलें, सब्जियों की फसलें हैं, जो जो चीज़ें पकती रहती हैं, जो फ्रूट पकते रहते हैं, उनकी पिकिंग कर लेते हैं। और जो जो अंडर डेवलप्ड हैं या ग्रीन रह गए हैं, या टमाटर में जो हरे टमाटर रह जाते हैं, तो उसको पकने का इंतज़ार करते हैं और उसको बाद में तोड़ते हैं। तो इसको स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग कहते हैं। एक तो वन टाइम हार्वेस्टिंग, यदि आपकी फसल एक साथ पक गई है, तो कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो एक साथ पक जाती हैं, उनको तो एक साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं पूरी फसल को। लेकिन जो धीरे धीरे पकती हैं, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो जिनमें धीरे धीरे फलियां पकती हैं और ऊपर की फली पक जाती है और नीचे की हरी रह जाती हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप सारी फसल को एक साथ पकने का इंतजार करेंगे इस वैरायटी में, तो जो फलियां पहले पक गई थी उनके दाने छिटक कर खेत में गिर जाते हैं, फली फट जाती है और ये काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो फलियां पक गई हैं उनकी पैकिंग कर लेनी चाहिए और उनको स्टोर कर लेना चाहिए, भंडारण। और जब वो सूख जाए तो उनके दाने निकाल लेने चाहिए। फिर उपज आती है 12 से 15 क्विंटल तक की पैदावार। यदि आपने ये सारी विधियाँ जो हैं अपनाई हैं, जो टेक्नोलॉजी है, यदि इसको अपनाया है, तो 12 से 15 क्विंटल तक की पैदावार आप ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो, बस इतना ही है आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भविष्य में ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, इस प्रकार के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान एग्रीटेक स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद, आपने इतनी देर तक इसको सुना। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने फील्ड में, अपने खेतों में इसे ज़रूर अपनाएं इन विधियों को। इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।